तो लाभ राम राम सारे ने हम करते हैं एक नई वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री की 3 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं। तो ये 30 क्वेश्चन की एमसीक्यू होने वाली है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। तो पहले हम जो 3 क्लासेस डाल चुके हूँ उसको भाई मैंने पीडीएफ और इसकी क्लासेस सारी टेलीग्राम चैनल के लिंक पर डाल दी है। आप हर एक एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपने व्हाट्सएप चैनल के लिंक से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर हो सकता है जी बॉयलर, लेयर, चिक या फिर ग्रोवर। तो इसका आंसर होगा बी, लेयर। लेयर मुर्गियों को विशेष रूप से अंडा उत्पादन के लिए पाला जाता है और एक अच्छी लेयर मुर्गी साल में 280 से 320 अंडे दे सकती है। ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बातें हैं। 280 से लेकर 320 अंडे दे सकती है। वाइट लेगहॉर्न जो है विश्व की सबसे प्रसिद्ध नस्ल जो लेयर नस्ल की है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं? लेयर, ब्रॉयलर, चिक या फिर कोकरल। तो इसका आंसर होगा जी बी, ब्रॉयलर। ब्रॉयलर मुर्गियों को तेजी से बढ़ने और मांस उत्पादन के लिए विकसित माना जाता है। ये 6 से 8 सप्ताहों में बाजार के लिए तैयार हो जाती हैं इसमें मुर्गियां। इसमें उच्च प्रोटीन और आहार पाया जाता है और ये ब्रॉयलर मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं, उसको ब्रॉयलर कहते हैं। सूखे चारे को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने की प्रक्रिया में प्राप्त उत्पादन क्या कहलाता है? सीलेज, हे, मस, प्लेट। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, हे। घास या हरे चारे को सुखाकर संग्रहित करने की प्रक्रिया कहलाती है हे। इसमें नमी कम होती है, बरसात व सूखे के समय उपयोगी होता है, जैसे हम तूड़ी वगैरह इकट्ठी करके रख लेते हैं या फिर पराली रख लेते हैं। और अगर हम सीलेज की बात करें तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। सीलेज का अर्थ होता है जब हम हरे घास को प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसे कहा जाता है सीलेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पशु आहार में रफेज का मुख्य स्रोत क्या है? खली, हरा व सूखा चारा, मिनरल मिक्सचर या फिर नमक। तो इसका आंसर होगा जी बी, हरा व सूखा चारा। रफेज में फाइबर अधिक मात्रा में होता है और यह जुगाली करने वाले पशुओं के लिए अति आवश्यक होता है। रफेज में आता है बरसीन, ज्वार, बाजरा, सूखी घास। ये हाई फाइबर फीड होता है ये। क्वेश्चन नंबर 5, पशु आहार में कॉन्सेंट्रेट फीड का मुख्य गुण क्या है? कॉन्सेंट्रेट फीड, तो इसका मुख्य कारण अधिक रेशा, कम पोषक तत्व, अधिक ऊर्जा व प्रोटीन या फिर अधिक पानी। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, अधिक ऊर्जा व प्रोटीन। इसमें कम रेशा कम और ऊर्जा प्रोटीन अधिक होता है। इसके उदाहरण है जी मक्का, गेहूं, खली या फिर चोकर। इससे हाई एनर्जी मिलता है पशुओं को। गाय में 2 लगातार बछड़ों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? सर्विस पीरियड, क्लेविंग इंटरवल, गैस्ट्रिंग पीरियड या फिर लैक्टेशन पीरियड। तो इसका आंसर होने वाला है ए, सर्विस पीरियड। जी हाँ, एक बछड़ा देने से अगले बछड़े तक का सामान्य अंतराल होता है, उसे कहते हैं सॉरी इसका आंसर होने वाला है जी क्लेविंग इंटरवल। क्लेविंग इंटरवल बोला जाता है इसको। तो एक गाय के 2 लगातार बछड़ों के बीच का अंतराल को कहा जाता है क्लेविंग इंटरवल। गलती से गलत आंसर क्लिक हो गया। आदर्श क्लेविंग लगभग 12 से 13 महीने के बीच की होती है जी। 12 से 13 महीने के बीच की होती है आदर्श क्लेविंग। क्लेविंग का अर्थ ही होता है बच्चा देना। पशु के बच्चे के जन्म के बाद गर्भधारण करने के तक के समय को क्या कहते हैं? सर्विस पीरियड, ड्राई पीरियड, क्लेविंग इंटरवल, वेनिंग पीरियड।
तो इसका आंसर होने वाला है ए सर्विस पीरियड। ब्याणे के बाद पशु के पुनः गर्भधारण करने का समय सर्विस पीरियड कहलाता है। सर्विस पीरियड जितना कम होगा उतना अधिक लाभ होगा। क्यों? बच्चे जितने जल्दी पैदा होगा तो उसको पशुपालक को उतना ज़्यादा लाभ होगा। अंडे से चूजा निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रोडिंग, हैचिंग, लेयरिंग या फिर मोल्टिंग। तो इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन बी हैचिंग। जब अंडे से चूजा बाहर आता है तो उस प्रक्रिया को हैचिंग कहते हैं। मुर्गी के अंडे को इनक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का होता है। मतलब कि जो अंडे से बाहर निकलने, चूजे का बाहर निकलने का समय होता है वो होता है जी 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, मुर्गी से के अंडे से चूजा निकलने का सामान्य कितने दिन लगते हैं? तो इसका आंसर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, 21 दिन का समय लगता है। और अगर हम बत्तख की बात करें तो बत्तख को लगते हैं जी 28 दिन। मुर्गी को 21 दिन और बत्तख को लगते हैं, बत्तख के बच्चे को लगते हैं 28 दिन अंडे से बाहर निकलने के लिए। नवजात चूजों को गर्मी प्रदान करने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रोडिंग, फीडिंग, हैचिंग या फिर ग्रेडिंग। तो इसको कहा जाता है जी ब्रोडिंग। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जन्म के बाद चूजों को उचित तापमान देना ब्रोडिंग कहलाता है। शुरुआती दिनों में चूजों को लगभग 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। तापमान कम होने पर चूजे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 11। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। पोल्ट्री फार्म में ताप प्रदान करने का वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? इनक्यूबेटर, ब्रोडर, ग्रिंडर या फिर चॉपर। तो इसका आंसर रहने वाला है बी ब्रोडर। ब्रोडर वह उपकरण है जो नवजात चूजों को आवश्यक गर्मी प्रदान करता है ताकि वो पैदा हो सकें। ब्रोडिंग होता है प्रक्रिया और ब्रोडर होता है उपकरण। ब्रोडर एक हीट मशीन होती है जो चूजों को गर्मी प्रदान करता है। भारत में कड़कनाथ मुख्य रूप से किस राज्य में से संबंधित है? अगर हम बात करें तो कड़कनाथ ही एक मुर्गे की प्रजाति है जो मध्य प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। इसका मांस काले रंग का होता है, इसलिए भी यह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसके अंदर प्रोटीन अधिक और वसा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। खरगोश पालन को क्या कहते हैं? कूनिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर या फिर पीसीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा जी ए कूनिकल्चर। अगर हम खरगोश की बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रैबिट, और रैबिट से हम रेड निकाल लें तो रेड को हिंदी में बोलते हैं खून। तो इसका आंसर हम याद कर सकते हैं, के साथ भी याद कर सकते हैं, तो कूनिकल्चर या खूनिकल्चर भी बोले तो खूनिकल्चर में को खरगोश पालन कहा जाता है। सूअर पालन को क्या कहा जाता है? सूअर पालन को कहा जाता है जी ओविन फार्मिंग, पिगरी या फिर कूनिकल्चर या फिर एपरी। तो इसे कहा जाता है पिगरी। हाँ, और आपको पता ही है कि बोला जाता है, तो इससे आप ऐसे याद कर सकते हो। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, ओलेरिकल्चर। तो इसका आंसर हो एपीकल्चर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शहद और मोम के लिए मधुमक्खियों का ज्यादा पालन किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आएगी मधुमक्खियों का पालन क्यों किया जाता है, शहद और मोम दोनों के लिए किया जाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पिगीकल्चर या कूनिकल्चर। हम एपीकल्चर पढ़ चुके हैं, पिगीकल्चर पढ़ चुके हैं, कूनिकल्चर पढ़ चुके हैं। अब आंसर बच गया सिर्फ सेरिकल्चर। सेरिकल्चर इसका आंसर हो जाएगा। मछली पालन को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर। तो इसका आंसर होगा जी पीसीकल्चर। व्यवसायिक रूप से मछलियों के पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। पशु के हरे चारे को प्रमुख पशुओं के हरे चारे की प्रमुख फसल कौन सी है? बरसीन, गेहूं, चना, सरसों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बरसीन। ये बरसीन सबसे प्रमुख फसल है। इसे अगर हम हरे चारे
की क्वीन भी कहा जाता है इसको। प्रोटीन भरपूर होता है और सर्दियों की प्रमुख चारा होती है ये। जायद मौसम की प्रमुख चारा फसल कौन सी है? ज्वार, मक्का, लोबिया, बरसीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोबिया। ये गर्मियों की जो है प्रमुख फसल है, इसे लोबिया कहा जाता है। बरसीम को चारे की फसलों का क्या कहा जाता है? तो मैं पहले बता चुका हूँ, राजा, रानी, सोना, मोती। तो इसको कहा जाता है रानी। क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 21 क्वेश्चन। पशु आहार में खली यानी कि ऑयल केक मुख्य रूप से किस पोषक तत्व का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर पानी का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन। तेल निकलवाने के बाद बचा पदार्थ खली कहलाता है। जो सरसों का होता है उससे जब हम तेल निकलवा लेते हैं तो तेल निकलवाने के बाद जो बचती है शीर्षम की खल बोलते हैं, खली, ऑयल केक, तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ये सरसों से, मूंगफली से, सोयाबीन से, इन सब से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो सरसों की खली किस श्रेणी के पशु आहार में आती है? राफेज, कंसंट्रेट या फिर मिनरल फूड फीड या फिर ग्रीन फूडर। तो इसका आंसर हो जाएगा कंसंट्रेट और बी, कंसंट्रेट फूड के रूप में सरसों आती है क्योंकि इसमें उच्च प्रोटीन और युक्त सघन आहार होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाएं। पशुओं के लिए सबसे सस्ता और महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा माना जाता है? प्रोटीन, पानी, विटामिन या फिर खनिज। तो इसका आंसर होगा बी, पानी। ये सबसे सस्ता और सबसे चीपेस्ट होता है और ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सस्ता पोषक तत्व है। दूध के अंदर 85% पानी पाया जाता है। पानी की कमी से दूध का उत्पादन घट सकता है। आईसीआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा जी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन कम्युनिटी ऑफ एनिमल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ कैटल एंड एनिमल रिसर्च, इंडियन सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो इसका आंसर होने जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय होगा नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में कृषि पशुपालन अनुसंधान की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? एनडीआरआई, आईसीएआर, एनडीडीबी, सीआईआरबी। तो इसका आंसर होगा आईसीएआर, जो मैं अभी बता चुका हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यही इसकी सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है। इसके अंतर्गत एनडीआरआई और सीआईआरडी दोनों आते हैं। ये अपने करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत में पहली बार पशुधन जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1919, 1924, 1951, 1965। तो इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन ए, 1919 में पहली बार पशुधन जनगणना शुरुआत हुई। भारत में पहली लाइव स्टॉक सेंसर 2019 में हुई थी। और अगर हम बात करें तो ये हर 5 साल में एक बार होती है पशु जनगणना। अभी 2024 में हुई थी। नेक्स्ट जनगणना 2029 के अंदर होगी। भेड़ों के शरीर पर से ऊन काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लिपिंग, शेयरिंग, ग्रूमिंग, ट्रिमिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शेयरिंग। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के बालों को काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। मुर्गियों के में समय समय पर पंख जड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रोडिंग, मोल्टिंग, हैचिंग या फिर ग्रेडिंग। तो इसे कहा जाता है जी मोल्टिंग, ऑप्शन बी। पुराने पंख गिरकर नए पंख आने की प्रक्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। इसके दौरान जब पंख जड़ते हैं तो अंडे का उत्पादन क्षमता घट जाती है। पशुओं में गर्मी पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? अधिक भोजन करना, बार बार रंबाना या बेचैनी, अधिक सोना या वजन बढ़ाना। तो इसका आंसर होगा जी बी। जब ज़्यादा शोर करे, ज़्यादा चिल्लाए, रामना का मतलब होता है ज़्यादा शोर करना। जब पशु ज़्यादा बार बार रामने लग जाए और उसे बेचैनी महसूस हो, अपने एक जगह पे वो टिके ना, तो उससे ही बेचैनी का पता चल जाता है, गर्मी का पता चल जाता है। हीट पीरियड में पशु बेचैन रहता है और बार बार आवाज़ करता है। जब
जब नए बच्चे को इंस्टॉल किया जाता है पशु के अंदर, तब ये ज़्यादा लक्षण देखने को मिलते हैं। तब उनके अंदर, शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, तो उस समय ये होता है। भूख कम लगना, बार बार पेशाब आना और दूसरे पशुओं पर चढ़ना, इस तरह के ये काम होते हैं उस समय। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हरियाणा में वीटा मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? मत्स्य, डेयरी, रेशम या फिर मधुमक्खी। तो ऑप्शन बी, डेयरी उत्पादन में जो है वीटा का एक महत्वपूर्ण योगदान है जो हरियाणा के अंदर है। इसका संचालन हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेटिव फेडरेशन द्वारा किया जाता है। दूध, घी, दही, पनीर आदि उत्पादन बनाती है यह कंपनी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़ें। व्हाट्सएप पर मैं हर एक एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ और टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।